हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट। आज जो है वो लास्ट महाद्वीप है, यानी हमें मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक महीने से अपने महाद्वीप ही चल रहे हैं। 7 महाद्वीप ही हुए हैं एक महीने से। एक महीने तो नहीं, शायद 15-20 दिन तो ही गए हैं। मैं तो मजाक में बोल रही हूँ 1 महीना। लेकिन आज जो महाद्वीप है वो लास्ट महाद्वीप है, मतलब कि अभी जो क्लास मैं शुरू कर रही हूँ और ओशियाना महाद्वीप पढ़ाने जा रही हूँ आपको, और इसको अब मैं खत्म करके ही क्लास को इसको मतलब ओशियाना महाद्वीप को खत्म करके इस क्लास को खत्म करूंगी। आज हम अपने महाद्वीप पूरे खत्म कर देंगे, यानी 7 महाद्वीप पूरे कंप्लीट। और जिस हिसाब से मैंने महाद्वीप पढ़ाए, अगर आपने इन महाद्वीपों को उस हिसाब से पढ़ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये जो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि ये जो मैं आपको रिटर्न में पीपीटी दे रही हूँ ना, ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सिविल सर्विस के आप एस्पिरेंट हो तो हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होता है कि हम बेसिक बेसिक पढ़ ले, नहीं, हमें डीपली पढ़ना होता है। और ये पहली क्लासेस है मेरी यूट्यूब के ऊपर, इसलिए मैं ये पीपीटी से कंटेंट दे रही हूँ आपको। आगे अगर मैं कोई भी क्लास लूंगी ना तो मैं फिर मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी। ये इस तरीके का लिखा हुआ कंटेंट पीपीटी के थ्रू नहीं दूंगी मैं। ये तो इसलिए दे रही हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स अपने हाथ से रिटर्न नोट्स बनाते हैं और उसको लास्ट टाइम के ऊपर जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनको रिवीजन करना होता है। इसलिए मैं इसको आपको इतना अच्छे से कंटेंट दे रही हूँ पीपीटी के थ्रू। और ये जो कंटेंट है अभी जो मैं आपको पीपीटी के थ्रू देती हूँ हर क्लास में, ये इस क्लास के ऊपर हमेशा अपलोड रहेगा। ये मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि आप कभी भी अगर चाहो तो इस क्लास को खोल के और यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि हमेशा अपलोड रहेगा ये। लेकिन आगे मैं कहने का मतलब ये है कि आगे मैं इस तरीके का लिखा हुआ पीपीटी में कंटेंट नहीं दूंगी, सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी। और अब आज जो हमारी क्लास है ये क्लास होगी लास्ट महाद्वीप है ओशियाना महाद्वीप, और ये लास्ट क्लास होगी महाद्वीपों की। और इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि विश्व की भू आकृतियां यानी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, मिट्टियां, वनस्पति और क्या कहते हैं जलवायु, सारा सब कुछ पढ़ा दे रही हूँ इसके अंदर मैं आपको। हाँ, सब कुछ ही पढ़ा दे रही हूँ, सारी ही महाद्वीपों के अंदर जो जो चीज होती है सारे सब कुछ ही पढ़ा दे रही हूँ। तो महाद्वीप आपके कंप्लीट हो रहे हैं जिस हिसाब से मैंने महाद्वीप पढ़ाए। अगर आप उस हिसाब से महाद्वीप पढ़ के चले गए, उस हिसाब से भूगोल को पढ़ के चले गए, तो आपका भारत के भूगोल में और विश्व के भूगोल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी यूपीएससी वालों का भी नहीं छूटेगा और किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे किसी भी भारत के अंदर किसी भी स्टेट पीसीएस का दे देना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, दूसरी बात ये है, राजस्थान का भी मैं भूगोल कराऊंगी, लेकिन वो बाद में कराऊंगी। अभी तो पहले विश्व का भूगोल चल रहा है, ये तो खत्म हो, उसके बाद में देखेंगे राजस्थान का भूगोल। तो फिलहाल अभी हम करने जा रहे हैं ओशियाना, ओशियाना महाद्वीप। अरे 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 ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, ना महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी, पहले हम पढ़ेंगे टोटली ओशियाना महाद्वीप। टोटली ओशियाना महाद्वीप का मतलब होता है पूरा ओशियाना महाद्वीप का बेसिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओशियाना महाद्वीप में कौन कौन से द्वीप आते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो पढ़ेंगे हम। हैं कंट्रीज आपको पता है, न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, क्या कहते हैं माइक्रोनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है, बाकी जो भी कंट्री आती हैं चाहे वो द्वीप हो या कंट्री हो, लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ओशियाना से। प्रशांत महासागर में लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे द्वीपों के समूह को ओशियाना महाद्वीप कहते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर 85 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने 85 लाख किलोमीटर में जो द्वीपों यानी छोटे बड़े सारे द्वीप मिला के जो बिखरे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओशियाना महाद्वीप कहते हैं। यानी इसकी ओशियाना महाद्वीप की परिभाषा बताई गई है, जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है जिसका अधिकतर भाग जो वो दक्षिणी गोलार्ध, जो ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये वहां की बातें हो रही हैं सारी। हैं आकार की दृष्टि से द्वीप 3 प्रकार के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल, पापुआ न्यू गिनी तथा न्यूजीलैंड जैसे मध्य तथा नुआतू, टोंगा आदि जैसे लघु आकार के द्वीप होते हैं। यानी सब बड़ा बृहद आकार के, मीडियम आकार के और छोटे आकार के 3 प्रकार के द्वीप होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी तथा न्यूजीलैंड जो मध्य आकार के हैं, और जो वनुआतू, इसको नाम को ठीक से याद करना, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो आप सुनते जा रहे हो शुरू से ही। मतलब किसी ना किसी के मुंह से आपने सुन लिए, चाहे किसी साथ वालों के नाम से सुन लिए, दोस्तों से सुन लिए, सीनियर से जूनियर से सुन लिए, लेकिन कुछ नाम ऐसे जो आपने नहीं सुने, जैसे वनुआतू ये पहली बार सुना होगा, टोंगा आदि जैसे लघु आकार के द्वीप हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक आधार पर ओशियाना के द्वीपों को 4 वर्गों में रखा गया। सांस्कृतिक आधार पर हम द्वीपों को 4 भागों में बांट सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड द्वीप, माइक्रोनेशिया जो फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में स्थित है। कहाँ है फिलीपींस जो द्वीप उसके पूर्व में कौन सा है, माइक्रोनेशिया। मेलानेशिया जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। मेलानेशिया कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। और पेलिनेशिया जो प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। कौन सा, पेलिनेशिया जो प्रशांत महासागर है उसके मध्य में स्थित है। ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया राजनीतिक, मतलब ओशिनिया का राजनीतिक मैप जो है वो ये है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, आर्कटिक महासागर है, हिब महासागर है, और ये इधर इंडोनेशिया इधर है। ओशिनिया 22 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोरानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलिनेशिया है। ये इनको सबको हम आगे पढ़ेंगे, ये माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, और पेलिनेशिया, सबको हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे भी हैं। बोरल सागर स्रोत, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों का क्रम, विश्व के
क्षेत्रों का। ये तो मेरे पीपीटी बनाने वाले मैंने मैप डाला है, मैं अपनी तरफ से भी मैप लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जो मैंने अपनी तरफ से मैप लगाया मैं उनमें दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ओशिनिया महाद्वीप, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और वेनाउट, या अजीबो गरीब नाम है, फिजी, सामोआ, टोंगा, तुवालू, सोलोमोन आइलैंड, नारो, किरिबाती, मार्शली आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, ग्रीनलैंड, उसके बाद में ये टकालू, वेलिस फंड, बड़े अजीबो गरीब नाम है, फ्रेंच पोलिनेशिया, पैसिफिक, न्यूजीलैंड, ये इस तरीके का पूरा, मतलब पूरा ओशिनिया जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पूरा ओशिनिया का एक साथ में मैप दिया हुआ है ये, कि कौन कौन से बड़े और मध्यम और स्मॉल मतलब छोटे महाद्वीप हैं, महाद्वीप नहीं द्वीप, सॉरी महाद्वीप नहीं द्वीप, बड़े आकार के द्वीप, मध्य आकार के द्वीप और लघु आकार के द्वीप कौन कौन से हैं, उनका सबका एक साथ में चित्र दिया हुआ है ये ओशिनिया राजनीति का। उसके बाद में देखो भू आकृतियां है, भू आकृतियों में जो ऑस्ट्रेलिया है, अभी ये तो हम पूरा महाद्वीप पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ेंगे आगे है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट है, इधर हिंद महासागर है, ये न्यू गिनी, बिस्मार्क रेंज, सोलोमन द्वीप समूह है, कोरल सागर, ये माइक्रोनेशिया, फिजी, प्रशांत महासागर, फ्रेंच पोलिनेशिया, प्रशांत महासागर उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप, कैरिबियन मैदान, माउंट कुक, वटकोक, माउंट केसिकोना, तस्माना सागर, ये भौगोलिक आकृति के हिसाब से है ओशिनिया का फिगर। और ये इधर ओशिनिया महाद्वीप के भौगोलिक, ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ, जलवायु के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का मैप, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर, मिट्टी के आधार पर और प्रमुख खनिज क्षेत्र के आधार पर, और प्रमुख उद्योग क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व के आधार पर ओशिनिया महाद्वीप के मैप। फिर हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि द्वीप 3 प्रकार के हैं, सबसे बड़े, मध्यम आकार के और लघु आकार के। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे देखा जाए तो हम देश बोलते हैं, लेकिन है ये एक द्वीप, और देश भी बोलते हैं, देश भी है वैसे में देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति ऑस्ट्रल शब्द से हुई है। किससे हुई है? ऑस्ट्रल शब्द से, जिसका अर्थ दक्षिण होता है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीपों पर विस्तृत है। क्या है? पूरे महाद्वीप पर विस्तृत है, इसलिए इसे महाद्वीप देश या द्वीपीय महाद्वीपीय भी कहा जाता है। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, महाद्वीपीय देश या द्वीपीय देश भी कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दुगुने कुछ अधिक है। क्या है? इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दुगुने से कुछ अधिक है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उससे दुगुना करने के बाद होने के बाद भी थोड़ा सा ज्यादा है इसका क्षेत्रफल। ब्रिटिश नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की थी। क्या की थी? जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट था उसकी खोज की थी, जो सिडनी पोताश्रय, कौन सी? सिडनी पोताश्रय के निकट उतरा था। कहाँ उतरा था? सिडनी पोताश्रय के निकट। किंतु यहाँ प्रथम यूरोपीय बसाव 1768 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मतलब लोगों का बसना यहाँ 1768 ईस्वी में शुरू हुआ था। वर्ष 1901 में 6 ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों का मिलाकर कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी। क्या की थी? 1901 में 6 ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों को मिलाकर कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत 6 स्वशासित प्रदेश व 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। कौन से? 6 स्वशासित है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो शामिल थे। वर्ष 1908 में कैनबरा को इसकी राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। किसको? 1908 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा, जिसे 1908 में बनाया गया। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। यह 10 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तथा 114 से 154 पूर्वी देशांतरों के मध्य लगभग 77,41,420 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में पूर्णतः विस्तृत रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो विस्तृत रेखा है उसके पूर्णतः दक्षिण में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी जो स्थान है वहां पे स्थित है। इसके मध्य रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा जो वो इसके बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप इसके मुख्य स्थल में बास जल संधि द्वारा पृथक होता है। ओके, दोबारा सुनो है। इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। इसके मुख्य स्थल से बास जलसंधि द्वारा पृथक होता है। मतलब बास जो जलसंधि उसके द्वारा ये पृथक होता है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में हिंद महासागर विस्तृत है। इस प्रकार यहाँ महाद्वीप चारों ओर से महासागरों व सागरों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, तिमोर सागर तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन से घिरा हुआ है। दोबारा सुनो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ सागर ही सागर है, लेकिन वो कौन से सागर है, उन सागरों के नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो सुनो। इस प्रकार महाद्वीप चारों ओर
से महासागरों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, तिमोर सागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेल्ट से घिरा हुआ है। कौन? ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है। अब इधर आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक एवं आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा था। ऑस्ट्रेलेशिया, इस शब्द को पकड़िए, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। किसको? जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीप जो हैं उनको मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के आसपास के जितने भी द्वीप उनको मिला के ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। अच्छे से याद कर लेना इसको है। ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड यानी ब्रिसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र, होबार्ट, तस्मानिया। एक मिनट, मेरा पेन गिर गया है। हाँ, होबार्ट, तस्मानिया, तस्मानिया, देखिए ये वाला जो है ये मेलबर्न, ये इसको अलग करता है। ओके है। भौतिक विभाग, भौतिक विभाग के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग कौन है? पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। आपने एक चीज देखी है, अब तक हमने जितने भी महाद्वीप पढ़े और जितने भी कंट्रीज पढ़ी उनके बीच में हमेशा निम्न भूमि होती है और पूर्व में उच्च भूमि होती है, तथा इधर पश्चिमी में या तो पहाड़ होते हैं या पठार होते हैं। हाँ, तो ये भूगर्भीय संरचनाएं हैं जो जिसकी वजह से ही होता है। ज्यादातर महाद्वीपों और ज्यादातर कंट्रीज के पूर्व में जो है, पश्चिम के अंदर जो है पहाड़ या पठार मिलते हैं और बीच में जो है वो भूमि मिलेगी है, और इधर जो है पूर्वी की तरफ पठार मिलते हैं। ओके, इधर आ जाइए। पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक मरुस्थलीय पठार। मैं ये नहीं कहती सभी के है, लेकिन मोस्ट के, मतलब ज्यादा के है, सभी के तो नहीं है। क्या कहते हैं, पश्चिमी पर्वत पठार और बीच में नम भूमि और पूर्व में पठार, ऐसा सभी के नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक मरुस्थलीय पठार है। क्या है? मरुस्थलीय पठार, जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। का पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय भाग है, जो 2/3 भाग पर फैला हुआ है। प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है। क्या है? कठोर शैलों से निर्मित, जो पृथ्वी के स्थिर भूखंडों में से एक है। क्या है? पृथ्वी की जो स्थिर भूखंड है उनमें से एक है। इस पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। क्या है? इसका अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। इसके दक्षिणी भाग में अर्धचंद्राकार युक्ला स्थित है। अर्धचंद्राकार यानी सेमी मोनोलाइट्स युक्ला स्थित है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी मोनोलाइट्स युक्ला। उसको हिंदी में अर्धचंद्राकार युक्ला बोलते हैं, जो चूना पत्थर की शैलों से निर्मित है। एक उत्सर्ग बेसिन है। क्या है? एक उत्सर्ग बेसिन है। इस महाद्वीप के मध्य में मैकडोनेल श्रेणियां अवस्थित हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट जेली है। कौन सी है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट जेली है? ये देखिए, किम्बरले का पठार, सिंपल वैली, ग्रेट सैली मरुस्थल। ये इधर आके आप ये देख लीजिए कि कहाँ क्या क्या इससे, क्योंकि आगे भी आएंगे। डार्लिंग सैली, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, क्रिब्बनसन मरुस्थल, त्रोमले, लिवोन्सर लेजी, सिम्पसन मरुस्थल, आयर झील, कुरेंद्रचा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, बारकेली, लेबलटेंड, पेखेली, प्रशांत महासागर, बारनाथ तूता चोटली, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, तस्मानिया। मध्यवर्ती निम्न भूमि, यह प्रदेश अधिकांशतः महाद्वीप के मध्य से पूर्व की ओर विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। पश्चिमी पठार था पूर्वी उच्च भूमि के मध्य, अर्थात पूर्वी उच्च भूमि के मध्य का जो क्षेत्र है उसे मध्य निम्न भूमि कहता है। यह प्रदेश अधिकांशतः महाद्वीप के मध्य से पूर्व की ओर विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है, जो उत्तर में कार्पेटेनिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तथा मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विस्तृत है। इस प्रदेश की औसतन ऊंचाई 150 मीटर से भी कम है। कितनी है औसतन ऊंचाई? 150 मीटर से भी कम है। आयर झील के निकट का क्षेत्र समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। कितना? जो आयर झील है उसका जो तल है वो समुद्र तल से 12 मीटर से भी नीचा है। मरे और डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां मरे डार्लिंग, ये अलग अलग दो हैं। मरे डार्लिंग एक नहीं है, आप सोचो मरे डार्लिंग नहीं, मरे अलग है और डार्लिंग अलग है। ये दो अलग अलग नदियां हैं जो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर प्रवाहित होती हैं। कहाँ? जो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिण भाग से होकर प्रवाहित होती हैं। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। मतलब जितनी भी नदियां निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहती हैं वो जरूरी नहीं है कि समुद्र तल तक पहुंचे, कुछ जो होती हैं वो बीच में ही लुप्त हो जाती है। पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर में फैली हुई है, जिसका विस्तार उत्तर में कैपियार्क प्रायद्वीप, कहाँ तक? उत्तर के कैपियार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। कहाँ तक है? दक्षिण में तस्मानिया तक। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। कोसियुस्को
शब्द को पकड़ो, कोसियुस्को पर्वत। कौन सा पर्वत? कोसियुस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2234 मीटर है। कितनी है कोसियुस्को की ऊंचाई? 2234 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 2234। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। कहाँ से गिरती है ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां? पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ये जो है पूरी मूंगे के और चट्टानों की बहुत बहुत चौड़ी दीवार जैसी, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ग्रेट बैरियर का। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी में बगीचा भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक है। कितनी है? 2000 किलोमीटर से। ग्रेट बैरियर की जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर से अधिक है। सागर तट से इसकी निकटतम दूरी 38 किलोमीटर है। सागर तट से 38 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। अधिकतम दूरी 240 किलोमीटर यानी मैक्सिमम जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्रवाल उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं। जो प्रवाल जो उष्ण कटिबंधीय समुद्रों की स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं। प्रवाल जीवों के मृत होने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रहते हैं। मतलब प्रवाल जो जीव हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उनके जो अस्थि पंजर होते हैं वो जहाँ वो मरते हैं ना वहीं पे स्थित होते हैं, और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। जो नए प्रवाल होते हैं वो उन्हीं के ऊपर जन्म ले लेते हैं, तो वो ऐसे 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 करके एक पूरा गुंबद सा बन जाता है। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ना कि बिल्कुल पेवर जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनके जैसा पढ़ा रही हूँ मैं। वनडे एग्जाम वालों जैसा नहीं पढ़ा रही हूँ कि वनडे एग्जाम वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जो स्टूडेंट्स 100% ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, मैं सिविल सर्वेंट ही हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, सिर्फ PCOC UPSC क्लियर करना, वही मेरी क्लास ले। बाकी जो वनडे वाले हैं, वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ना लें अपना टाइम और अपना पैसा और एनर्जी यहाँ बर्बाद ना करें इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ ना वो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं और जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ा रही हूँ और उन्हीं के हिसाब का कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, तो अब बाकी अपना जिसको नहीं करना है ना, जिसका 100% टारगेट नहीं है सिविल सर्विस जाने का, वो अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी पैसा वेस्ट ना करे, अपने माँ बाप को धोखे में ना रखें। तो यहाँ जो इस चैनल के ऊपर है मैं उसको ये बोलती हूँ, जो वही है जो या तो PCS की तैयारी कर रहा है और जिसे 100% PCS में ही जाना है, या फिर जो UPSC की तैयारी कर रहा है जिसे 100% UPSC में ही जाना है। ओके, इधर आ जाइए अब। हाँ, जलवायु ऑस्ट्रेलिया, अरे अरे एक मिनट, इधर गड़बड़ हो गई है। हाँ, बातों के चक्कर में, आप लोगों को मोटिवेट करने के चक्कर में मेरा इधर बोर्ड पे गड़बड़ हो जाती है। ओके, हाँ, जलवायु ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब ये क्यों होती है? मतलब जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है। आप आगे विश्व के, आपने जो विश्व का भूगोल मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ और आगे पढ़ाऊंगी घूर्णन, जो पृथ्वी की जो घूर्णन जो गतियां हैं, जो घूर्णन गतियां और गतियां हैं जो पृथ्वी की, उसके वो जब आप पढ़ोगे ना उसमें आपको पता लगेगा जो 2 प्रकार की गतियां होती है पृथ्वी की। तो जो पृथ्वी की गतियां आप पढ़ोगे उसमें आपको पता लगेगा कि क्या कहते हैं, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी क्यों होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो यहाँ गर्मी, क्योंकि सूर्य जो है वो दक्षिणायन उत्तरायण होता है। तो जब वो दक्षिणायन में जाता है तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, और जब वो उत्तरायण में आता है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। ये रीजन है कि सर्दी गर्मी का जो है कि भाई हमारे यहाँ मतलब मौसम उल्टा क्यों होता है। ओके, अब इधर आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कर्क रेखा से दक्षिणी तस्मानिया तक आर्द्र जलवायु का पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ। क्या फैला हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कर्क रेखा के दक्षिणी तस्मानिया तक आर्द्र जलवायु का पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है। तस्मानिया का पश्चिमी भाग घने वनों से ढका हुआ। किससे घना? तस्मानिया का जो पश्चिमी भाग है वो घने वनों से ढका हुआ। तस्मानिया का लगभग 70% भाग नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है। किसके लिए? तस्मानिया जो भाग है उसका 70% जो पार्क है वो 70% जो हिस्सा वो पार्क के लिए संरक्षित है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में साधारण वर्षा कम होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो भाग अब मैंने अभी बताए थे है उसमें जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर वर्षा कम होती है। वास्तव में इस प्रदेश में मानसूनी जलवायु जैसी परिस्थिति पाई जाती है जहां वर्षा के मौसम को द्विवेट कहते हैं। इस प्रदेश के तटीय भागों में दिसंबर जनवरी के महीने में विली विली तूफान की अत्यधिक क्षति होती है। कौन से? जो विली विली तूफान आता है उससे दिसंबर के महीने में और जनवरी में सबसे ज्यादा हानि होती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्पेंसर की खाड़ी
के आसपास भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी जो भाग है में स्पेंसर की खाड़ी, किसकी खाड़ी? स्पेंसर की खाड़ी के आसपास भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु। इस प्रदेश में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है तथा गर्मी का मौसम गर्म शुष्क होता है। कैसा होता है? गर्म और शुष्क होता है। तस्मानिया द्वीप में पछुआ पवनों से पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? तस्मानिया जो द्वीप है, द्वीप का नाम है तस्मानिया, वहां पे पछुआ पवनों से पूरे वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। ये पवनें ऋतुओं के बदलने के साथ साथ अपनी दिशा बदलने लेती हैं। ऋतुएं बदलती हैं तो उन हवाओं की दिशा भी बदल जाती है। अपने भारत में उत्तरी पश्चिमी होते हैं, कहते दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से मानसून में वर्षा आती है। सेम वैसे यहाँ पे भी है। ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग शुष्क मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कितना है? ऑस्ट्रेलिया जो आंतरिक भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। इस प्रदेश को द्विभुज एवं नेवर नेवर प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से? द्विभुज तथा नेवर नेवर नाम के से भी इस ऑस्ट्रेलिया को संबोधित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति कैसी है ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियां दो प्रकार की हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। कैसी हैं? उष्णकटिबंधीय घास भूमियां और शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां उत्तर में फैली हैं जिन्हें सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां मरे और डार्लिंग नदियों के द्रोणी में फैली हुई, मतलब मरे और डार्लिंग जो नदियां उनके आगे पीछे ये फैली हुई है। कौन सी? सवाना शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं, जहां इन्हें डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रश और मुलांग पौधे हैं। कौन से? दोबारा सुनो। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रश और मुलंगा पौधे हैं। कौन से है? साल्ट ब्रश और मुलंगा पौधे हैं। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है। यह सदाहरित वृक्ष है और इन्हें प्राय गम गोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष की कुछ किस्में 90 मीटर तक ऊंची होती है। कितने मीटर तक? 90 मीटर तक ऊंची होती है। कुछ ही ऊंचाई 4 से 5 मीटर की होती है। कितनी होती है? 4 से 5 मीटर की। बेटल भी ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है। कौन सा? बेटल भी ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है। यह वृक्ष काफी ऊंचा होता है और ग्रीष्म ऋतु में इस पर सुनहरे रंग के फूल आते हैं। क्या आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में इस पे सुनहरे रंग के फूल आते हैं। फिर वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में अनेक जंतु मुर्सापियल्स अथवा धानी प्राणी वर्ग के हैं। कौन से हैं? मुर्सीपियल्स अथवा दानी प्राणी वर्ग के हैं, जो अपने पेट में बनी थैली में बच्चा रखकर भाग सकते हैं। यह थैली न केवल बच्चों को सुरक्षित रखती है बल्कि इसमें दूध के स्तन भी होते हैं। कंगारू और वेला भी। कौन से? कंगारू और वेला भी धानी प्राणी वर्ग के प्रमुख जानवर हैं। क्या है? प्रमुख जानवर। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी माना जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक का प्राणी। कोला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कौन सा? कोला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर माना जाता है। कोला पेड़ पर रहने वाला जानवर है जो यूकेलिप्टस के वृक्षों की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है, उन दिन में समय ऊँघता हुआ सोता है। यहाँ डिंगो नाम का जंगली कुत्ता भी पाया जाता है। किस नाम का? डिंगो नाम का जंगली कुत्ता पाया जाता है, डिंगो नाम का। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। प्लेटिप्स संसार का सबसे विचित्र जंतु। कौन सा? प्लेटिप्स विचित्र जंतु है। यह पशु और पक्षियों के मिश्रित लक्षणों वाला जीव, मतलब इसमें पशु के भी लक्षण और पक्षियों के भी लक्षण मिश्रित लक्षण है। यह पानी के अंदर जीवित रह सकता है एवं भूमि पर चलना फिरता है, मतलब पानी में भी ये जीवित रह सकता है और चलता फिरता भूमि में भी है। जमीन के अंदर लंबी सुरंगें भी खोद सकता है। मतलब कुछ ऐसे, जैसे मछली को आप पानी से बाहर नहीं रख सकते, और जो अगर अंदर जो बाहर, जैसे आप बकरी को ले जाके पानी में नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये वो प्राणी है जो पानी में भी जिंदा रह सकता है और पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है और सुरंगें भी खोद सकता है। 4 पैरों वाला ये जीव पक्षियों की तरह अंडा देने वाला जानवर है। पक्षियों की तरह ये अंडा भी दे सकता है। हाँ, तो इसकी तो विशेषताएं बहुत ही ज्यादा है, मतलब सारी ही हैं। एमू, कोकाबूरा तथा लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के कुछ विचित्र पक्षी हैं। दोबारा सुनो। एमू, कोकाबूरा तथा लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के कुछ विचित्र पक्षी हैं, जिनमें से एमू बड़े आकार का पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता, परंतु अफ्रीका के चतुर्मुर्ग की भांति तेज गति से दौड़ सकता है। कोकाबूरा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। दोबारा सुनो। कोकाबूरा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बोली विचित्र हंसी जैसी लगती है। इसकी बोली जो है वो ऐसे लगती है जैसे हंस रहा हो कोई, मतलब बोली ही ऐसी है इसकी। लायर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। कौन? जो लायर बर्ड है। लायर बर्ड का नाम है लायर। आप वो लायर मत समझना जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं। जो नकल करने में बड़ा ही कुशल है, नकल करता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज भी नकल कर सकता है। वाओ,
ये दूसरे पक्षियों के गाने, मतलब जो दूसरे पक्षी गाने गाते हैं उनकी नकल कर सकता है, कुत्तों के भौंकने की आवाज कर सकता है, और तो गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज भी यह कर सकता है। उसके बाद में कृषि, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी कृषि होती है? ऑस्ट्रेलिया के लगभग 25% क्षेत्र पर कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा उपलब्ध है, किंतु लवणता व निम्न कोटि की मिट्टियों की समस्याओं के कारण कृषि के लिए उपलब्ध भूमि का कमी है। मतलब लवणता, ज्यादा लवणता और निम्न कोटि की मिट्टी, मतलब मिट्टी वहां की अच्छी नहीं है, जिस वजह से अनेक समस्याएं हैं और कृषि की उपलब्ध भूमि की कमी है। किस देश की दक्षिणी, इस देश के दक्षिणी पश्चिमी, कहाँ दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी तटीय भागों में कृषि की जाती है, जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। वर्षा की न्यूनता तथा अनुर्वरक मिट्टियों की प्रधानता के कारण यहाँ के 4% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। कितनी? वर्षा कम होती है और अनुर्वरक मिट्टी होने के कारण यहाँ का जो 4% भाग है, इसकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी भूमि है उसमें सिर्फ 4% भाग के ऊपर ही आप वर्षा वो क्या कर सकते हो, ये कृषि कर सकते हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की मात्र 5% कृषि भूमि पर ही खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। मतलब खाने लायक जो कृषि फसलें हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की 5% भूमि के ऊपर ही उगा सकते हैं, और 4% भाग पर कृषि की जाती है। मतलब टोटली जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है उसमें सिर्फ 4% हिस्से पर ही कृषि होती है, 5% पर आप खाद्यान्न फसलें उगा सकते हो। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो कुल कृषि क्षेत्र के आधे भाग पर उगाया जाता है। न्यू साउथ वेल्स व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य है। कौन से हैं? न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी, न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो गेहूं उत्पादन के राज्य हैं। जो जई मक्का, चावल, अन्य खाद्य फसलें हैं। गन्ना, तंबाकू, कपास तथा फल नकदी फसलें हैं। कौन सी हैं? खाद्य फसलों में जो जई मक्का और कपास है, सॉरी चावल हैं, और खाद्यान्न क्या व्यापारिक फसलों के अंदर गन्ना, तंबाकू, कपास, फल, नकदी फसलें आदि जो हैं वो व्यापारिक फसलें हैं। अनानास, केला, पपीता उत्तर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। कहाँ? अनानास, केला तथा पपीता उत्तर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। सेब, संतरे तथा अंगूर दक्षिण के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। सेब, संतरा और अंगूर दक्षिण के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। इधर आते हैं पशुपालन के ऊपर। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है? तो मांस देने वाले पशु क्वींसलैंड, कौन सा? क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में की घास भूमियों पर पाले जाते हैं। मांस वाले मवेशी तस्मानिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। ओके, दोबारा सुनो। है मांस देने वाले पशु क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र की घास भूमियों पर पाले जाते हैं। कहाँ? क्वींसलैंड तथा उत्तरी क्षेत्र की जो घास भूमि है वहां पे मांस देने वाले पशु पाले जाते हैं। मांस वाले मवेशी तस्मानिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड में अत्यधिक संख्या में पाले जाते हैं। मवेशी तस्मानिया, विक्टोरिया, साउथ वेल्स, दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड में अत्यधिक संख्या में पाले जाते हैं। दुधारू पशु अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। कहाँ? पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी का जो क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का वहां पे दुधारू पशु पाले जाते हैं। विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है। स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्राय उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि क्या कहते हैं, भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उड़ते हुए डॉक्टर की भूमि? क्योंकि स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, स्टेशनों पर कराने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग, वायु परिवहन मतलब आप क्या समझते हो? वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज का क्या उपयोग किया जाता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्राय उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है। भेड़ पालन, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। क्या है? भेड़ों की जो संख्या है विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिन्हें मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। किसके लिए? ऊन के लिए। मरे और डार्लिंग जो नदियां हैं इनके बीच में फैला एक क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ मरीनो जाति की भेड़ पाली जाती है, जो सबसे उत्तम किस्म की ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी? मरीनो नाम की जो भेड़ होती है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊन के लिए। इस देश में भेड़ तथा मवेशी विस्तृत चारागाहों पर चराए जाते हैं। कहाँ? विस्तृत चारागाहों पर चराए जाते हैं, जिन्हें स्टेशन कहा जाता है। क्या कहता है? स्टेशन। ये स्टेशन हजारों एकड़ में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अन्ना क्रिक मवेशी फार्म 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। कौन सा? दोबारा सुनो। उदाहरण के लिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अन्ना क्रिक मवेशी फार्म 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस स्टेशनों पर काम करने वाले मजदूरों को जैक्रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैक्रूस। इन मवेशियों को पालने वाले जो स्टेशन है वहां पर जो काम करते हैं मजदूर, उनको जैक्रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैक्रूस। खनिज और ऊर्जा संसाधन है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, टीन के विशाल भंडार है। किसके विशाल भंडार है? कोयला,
लोहा ऑक्साइड, बॉक्साइड, मैग्नीज तथा टीन के विशाल भंडार। बॉक्साइड तथा यूरेनियम विश्व का 40% भंडार उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में प्रथम स्थान है। बॉक्साइड के निर्यात में 5वां स्थान है। कहाँ है? बॉक्साइड के निर्यात में 5वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का सोना, सीसा, लोहा, अयस्क, एल्यूमिना तथा जस्ता उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का सोना, सीसा, लोहा, अयस्क, एल्यूमिना, जस्ता उत्पादन में द्वितीय स्थान। मैग्नीज के उत्पादन में तृतीय स्थान तथा कोयला, तांबा एवं चांदी उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा है? उत्पादन में द्वितीय स्थान। दोबारा सुनो, ऑस्ट्रेलिया का सोना, सीसा, लोहा, अयस्क, एल्यूमिना तथा जस्ता उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और मैग्नीज के उत्पादन में तृतीय स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में तृतीय स्थान तथा कोयला, तांबा और चांदी उत्पादन में चौथा स्थान है। कोयला, तांबा, चांदी उत्पादन में उसमें चौथा स्थान है। चीन ऑस्ट्रेलिया के खनिजों का वृहत्तम आयात देश का बन गया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। चीन ऑस्ट्रेलिया के खनिजों का वृहत्तम आयातक देश बन गया है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया खनिजों का, चीन से जो खनिज मंगाता है ऑस्ट्रेलिया, उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया बन गया है, आयात करता है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित अर्गाइल हीरे की खान विश्व में वृहत्तम हीरा उत्पादक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित अर्गाइल हीरे की खान विश्व में वृहत्तम हीरा उत्पादक है। यह गुलाबी हीरो का विश्व में एकमात्र स्रोत है। हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया का रूर कहलाती है। क्या कहलाती है? हंटर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रूर कहलाती है। इस देश को उद्योग में लोहा इस्पात, कृषि संबंधी मशीनें, मोटर गाड़ियां, बिजली का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण और परिष्कृत तेल के कारखाने हैं। इस देश के अधिकतर कारखाने विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स राज्यों में स्थापित हैं। दोबारा सुनो, इस देश के उद्योगों में लोहा इस्पात, कृषि संबंधी मशीनें, लोहा इस्पात, कृषि संबंधी मशीनें, मोटर गाड़ियां, बिजली का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण और परिष्कृत तेल के कारखाने हैं। इस देश के अधिकतर कारखाने विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स राज्यों में स्थापित हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विक्टोरिया प्रांत के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी तट पर डर्क हाथोंग क्षेत्र, बैरो द्वीप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एलिस स्प्रिंगल्स तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में कॉपर बेसिन में पाए जाते हैं। दोबारा सुनो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विक्टोरिया प्रांत के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर डर्क हाथोंग क्षेत्र, बैरो द्वीप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एलिस स्प्रिंग्स तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कॉपर बेसिन में पाए जाते हैं। उनके निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भेड़ें पाली जाती हैं, तो उनके निर्यात में ऑफिशियली है कि वो 1 नंबर पर होगा ही होगा। इसके निर्यात की अन्य मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, दूध उत्पादन, मांस, मशीनें तथा खनिज। कौन सी अन्य मुख्य फसलें? कौन सी? गेहूं, दूध के उत्पाद, मांस, मशीनें तथा खनिज जो वो निर्यात की अन्य वस्तुएं। आयात की मुख्य वस्तुएं मशीनें, वस्त्र, खनिज तेल तथा इसके उत्पादक हैं। दोबारा सुनो, आयात की मुख्य वस्तुएं मशीनें, वस्त्र, खनिज तेल और इसके उत्पाद जो हैं, यानी इनसे जो उत्पाद हैं वो हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला, लोहा, अयस्क, टाइटेनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, यूरेनियम। कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं? कोयला न्यू साउथ नोब, आयरन, बरोन तथा यम्बी साउथ पिलबारा। दोबारा सुनो इन नामों को, न्यू साउथ नोब, आयरन, बरोन तथा यम्बी साउथ पिलबारा यहाँ पाया जाता है। लोहा अयस्क क्वींसलैंड तट, डार्लिंग रेंज और अर्न हेमलैंड की तटवर्तीय भूमि। दोबारा सुनो, क्वींसलैंड तट, डार्लिंग रेंज, अर्न हेमलैंड की तटवर्ती भूमि में लोहा अयस्क पाया जाता है। टाइटेनियम क्वींसलैंड तट एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, टाइटेनियम क्वींसलैंड तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सोना कालगुरली तथा कुलगार्डी, मार्गन तथा तस्मानिया। कौन सी? कालगुरली तथा कुलगार्डी, मार्गन और तस्मानिया में पाया जाता है। चांदी कहाँ पाई जाती है? माउंट ईसा तथा ब्रोकन हिल, माउंट ईसा तथा ब्रोकन हिल। तांबा कहाँ पाया जाता है? टेमांड क्रीक, क्लोनेक्री, कोबार तथा माउंट ईसा। कहाँ पे पाया जाता है तांबा? दोबारा सुनो, मुझे पता है नाम थोड़े हार्ड है, याद नहीं होंगे आपको, इसलिए मैं उसको 2-3 बार बोल रही हूँ। टेमांड क्रीक, क्लोनेक्री, कोबारा तथा माउंट ईसा। फिर सीसा, माउंट ईसा, रोजबेरी तथा ब्रोकेन हिल। दोबारा सुनो, माउंट ईसा, रोजबेरी तथा ब्रोकेन हिल के अंदर सीसा पाया जाता है। यूरेनियम जो है रेडियम हिल में पाया जाता है, यूरेनियम। उसके बाद में जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 2,34,01,892 है। अधिकतर जनसंख्या महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में निवास करती है। कहाँ अधिकतर जो जनसंख्या है वो महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी भागों में निवास करती है। यहाँ जनसंख्या का औसतन घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी दो जो आदमी है वो 1 किलो वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और हमारा यहाँ हिंदुस्तान का अमेजिंग है। परिवहन, ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन रेलवे है। इस महाद्वीप का एकमात्र अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। यह रेल मार्ग सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिडनी से पर्थ को, जिसकी कुल लंबाई 4,000 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 4,000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में
प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग, जो भारत के राष्ट्रीय महामार्गों के समान। क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय महामार्ग उनके समान है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। कौन सा? सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम बंदरगाह है, जो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी है। क्या है? न्यू साउथ वेल्स की राजधानी। देश की अधिकतर वस्तुएं यहीं से निर्यात की जाती हैं। मेलबर्न तथा पर्थ अन्य प्रमुख नगर है। कौन से? मेलबर्न तथा पर्थ अन्य प्रमुख नगर है, मेलबर्न तथा पर्थ। हिंद महासागर, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। गिब्सन मरुस्थल यहाँ है, हेम्सल रेंज, डार्लिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, टेरिस झील, मेनेकाय झील, ओड नदी, आर्गिन झील, फ्लाई नदी, कर्पेटाइन मैदान, तानामी मरुस्थल, मैकडोनल्ड रेंज, मध्य तराई क्षेत्र, सिम्पसन मरुस्थल, आयर झील, मसग्रेव रेंज, टोरेंस झील, क्यूरी किक, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, स्टुअर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मुरुबिजी नदी, मरे डार्लिंग बेसिन, मरे नदी, मेलबुर्न, माउंट केसिको, कनाबरा, सिडनी, बड़किन नदी, कार्पेटारिया की खाड़ी, ग्रेट बैरियर रिफ, ये ग्रेट बैरियर रिफ, कोरल सागर, तस्माना सागर, बाहस जल डमरू संधि, तस्मानिया, हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक व आर्थिक मानचित्र, ये इसके भौगोलिक और आर्थिक मानचित्र। इसमें मिट्टियां बताई गई, प्राकृतिक वनस्पति बताई गई है, जलवायु बताई गई है, खनिज क्षेत्र, प्रमुख उद्योग क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व। न्यूजीलैंड, नेक्स्ट कंट्री है न्यूजीलैंड। कौन सी है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। इसकी खोज 1769 में जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने। 1769 में। कितने में की थी? 1769 में जेम्स कुक ने की थी। यह ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित 2000 किलोमीटर में प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। कौन सा है? तस्मान सागर, जो मैंने अभी आपको मैप के अंदर दिखाया था। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,68,680 वर्ग किलोमीटर है। यह ओशिनिया का बृहत्तम द्वीप समूह है। क्या है? ओशिनिया जो अपन महाद्वीप अभी पढ़ रहे हैं उसका यह बृहत्तम द्वीप समूह है। इसमें दो प्रमुख द्वीप, साउथ उत्तर द्वीप एवं दक्षिण द्वीप हैं, जो कुक जल संधि द्वारा पृथक है। किसके द्वारा? उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप जो वो कुक जल संधि से अलग हो रखे हैं। बीच में कुक द्वीप जो है वो आती है। उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप की अपेक्षा छोटा है, किंतु इसमें अधिकांश जनसंख्या रहती है। न्यूजीलैंड में अनेक लघु द्वीप, स्टुअर्ट, ग्रेट बैरियर, मरकरी, सोवेलेंडर आदि भी हैं। दोबारा सुनिए, न्यूजीलैंड के अनेक लघु द्वीप है, मतलब न्यूजीलैंड के एक बड़ा द्वीप है लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे द्वीप है। वो कौन से हैं? स्टुअर्ट, ग्रेट बैरियर, मरकरी, सोवेलेंडर आदि। दोबारा सुनिए, स्टुअर्ट, ग्रेट बैरियर, मरकरी और सोवेलेंडर आदि छोटे छोटे द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की खोज 1642 में हुई थी। जो दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का, उसकी खोज 1642 में हुई। डच नाविक अबेल जान्स जून ने तस्मान में की थी, किंतु यहाँ बसावट 1769 ईस्वी ब्रिटिश नाविक कैप्टन कुक के आगमन के पश्चात। किसके? कैप्टन कुक के आगमन के पश्चात प्रारंभ हुई। 6 फरवरी 1840 ईस्वी को यहाँ के स्थानीय माओरी लोगों तथा ब्रिटेन के मध्य वेतांगी की संधि के साथ न्यूजीलैंड राष्ट्र की स्थापना हुई। दोबारा सुनिए, 6 फरवरी 1840। कौन सी? 6 फरवरी 1840 को यहाँ के स्थानीय माओरी लोगों तथा ब्रिटेन के मध्य वेतांगी की संधि के साथ न्यूजीलैंड राष्ट्र की स्थापना हुई थी। न्यूजीलैंड राजनीतिक: ओटांगो दक्षिणी द्वीप, कैटरबरी पश्चिमी तट, तस्माना, मार्लबोरो, नेल्सन, वेलिंगटन, हॉक की खाड़ी, तारागानार्गी, जिस्बार्न प्लेट की खाड़ी, वटार्ग, उत्तरी अंतरीप। ये राजनीतिक मैप है। भौतिक लक्षण: न्यूजीलैंड गोंडवानालैंड का भाग है जो लगभग 345 से 200 मिलियन वर्ष कार्बोनिफेरस युग में अलग हुआ था। कब हुआ था? 345 से लेके 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में अलग हुआ। यह एक पर्वतीय देश है। यहाँ का प्रमुख पर्वत दक्षिणी द्वीप में स्थित हिमाच्छादित दक्षिणी आल्प्स पर्वत
यहाँ का प्रमुख पर्वत दक्षिणी द्वीप में स्थित हिमाच्छादित दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में विस्तृत है, जिनका निर्माण समुद्र तल से उमंजन की क्रिया द्वारा हुआ था। किसका हुआ था? समुद्री, जिसका निर्माण समुद्री तल से उमंजन यानी इमर्जस की क्रिया द्वारा हुआ था। इसके तीव्र ढालों से अनेक हिमनद निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तीव्र ढालों से अनेक ग्लेशियर गिरते हैं। इस श्रेणी में स्थित न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। कौन सी है? माउंट कुक सर्वोच्च चोटी है। किसकी है? न्यूजीलैंड की। तथा माउंट तस्मान दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली जो है माउंट कुक है, दूसरी जो है माउंट तस्मान है सर्वोच्च चोटी। न्यूजीलैंड प्राकृतिक न्यूजीलैंड की उच्च चोटी माउंट कुक, माउंट स्पायरिंग, प्रोविडेंस अंतरीप, स्टीवॉट द्वीप दक्षिण पश्चिमी अंतरीप, फोवेक्स जल संधि, क्लोथा दक्षिणी आल्प्स बैंक्स प्रायद्वीप, वेटीलैंड जलकुक जल संधि, हॉकी खाड़ी, रुआपे पूर्वी अंतरीप, श्वेत द्वीप, पेलेंटा की खाड़ी, बृहद बैरियर रीफ, अंतरीप, प्रशांत महासागर, ऑकलैंड, तोआपो झील, तारानाकी, तस्मान सागर। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तोआपो झील। थिकविंग्स द्वीप समूह, प्रशांत महासागर। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, जिसका अर्थ है मेघवेदका। दोबारा सुनो, यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी उनको ओरंगो कहते हैं, जिसका अर्थ है मेघवेदका। कौन सा? क्या है? मेघवेदका। उसके बाद दक्षिणी द्वीप की दक्षिणी पश्चिमी तटरेखा अत्यधिक कटे फटे फियोर्ड तट से निर्मित है। क्या है? अधिक कटे फटे फियोर्ड तट से निर्मित है। यहीं पर न्यूजीलैंड का विशालतम राष्ट्रीय उद्यान फियोर्डलैंड स्थित है। कौन सा है? यहाँ पे न्यूजीलैंड का विशालतम राष्ट्रीय उद्यान फियोर्डलैंड स्थित है। क्या है? फियोर्डलैंड यहाँ स्थित है। ओटागो के पठार के उत्तर में तट के समानांतर कैंटरबरी का मैदान स्थित है। दोबारा सुनो को, ओटांगो का जो पठार है उसके उत्तर में तट के समानांतर कैंटरबरी का मैदान स्थित है। किसका है? कैंटरबरी का मैदान स्थित है। उत्तरी द्वीप की स्थलाकृति का निर्माण अधिकांशतः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ। किसके द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। उत्तरी द्वीप पर सापेक्ष कम ऊंची पहाड़ियां मिलती हैं, जो अवसादी शैलों में अवलन क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। क्या हुई है? अवसादी शैलों में अवलन क्रिया द्वारा निर्मित हुई। इस द्वीप की प्रमुख श्रेणी केमनावा है, जिसके दक्षिण में माउंट ईमोंट एक स्वतंत्र पर्वत शिखर। क्या है? जिसके दक्षिण में माउंट ईमोंट एक स्वतंत्र पर्वत शिखर है। उत्तरी द्वीप का उत्तरी भाग मैदानी व समतल है। क्या है? उत्तरी द्वीप का उत्तरी भाग जो वो मैदानी और समतल है। पश्चिमी भाग में तराना का मैदान है। क्या है? तराना का मैदान है। एवं मध्य भाग में लावा निर्मित पठार विस्तृत है। क्या है? लावा निर्मित पठार स्थित है मध्य भाग के अंदर। मध्यवर्ती पठार को रुआ पेहू एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? रुआ पेहू एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अपवाह है। न्यूजीलैंड में बहुत सी झीलें तथा छोटी व तीव्र नदियां हैं। यहाँ की अधिकांश झीलें ज्वालामुखी क्रेटर झीलें हैं। उत्तरी द्वीप पर टापो झील न्यूजीलैंड के मीठे जल की सबसे बड़ी झील, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 606 वर्ग किलोमीटर है। रातोरा द्वीप विशालतम झील है। कौन सी है? रातोरा द्वीप जो है विशालतम झील है, जो ज्वालामुखी क्रेटर में स्थित है। कहाँ है? ज्वालामुखी क्रेटर में। वाई कोरमो आना, दोबारा सुनो, वाई कोरमो आना, ताराबेरा, ओकालाइना, रोटोइंती आदि उत्तरी द्वीप पर स्थित अन्य झीलें हैं। कहाँ है? अन्य झीलें हैं उत्तरी द्वीप पर। दक्षिणी द्वीप पर वेआनो सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी जो द्वीप है उस पे वेआनो जो है वो इसकी सबसे बड़ी झील है। तथा बुरनर, कोलरिंज, पुकाकी, वनाका आदि दक्षिणी द्वीप पर स्थित अन्य झीलें हैं। कौन सी? दक्षिणी द्वीप पर अन्य स्थित झीलें हैं। देश की सबसे बड़ी नदी बोकाटो उत्तरी द्वीप में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? उत्तरी द्वीप में, जिसकी कुल लंबाई लगभग 440 किलोमीटर है। कितनी है? 440 किलोमीटर है। वंगानुई, कौन सी? वंगानुई, राननी, टिकेई, मानवतु, राने टिकेई उत्तरी द्वीप की प्रमुख नदियां हैं। दोबारा सुनो, वंगानुई, रानी, टिकेई, मानवतु, राने टिकेई उत्तरी द्वीप की प्रमुख नदियां हैं। क्लूथा दक्षिणी द्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? क्लूथा जो है वो दक्षिणी द्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 338 किलोमीटर है। किसी है? 338 किलोमीटर है। और कुक, तैरी, क्लेरेंस, बुल्लर आदि दक्षिणी द्वीप की अन्य नदियां हैं। दोबारा सुनो, कुक, तैरी, क्लेरेंस, बुल्लर आदि दक्षिणी द्वीप की अन्य नदियां हैं। जलवायु
यहाँ की जलवायु पर पर्वतों एवं सागरीय स्थिति का गहरा प्रभाव है। किसका? सागरीय स्थिति का गहरा प्रभाव है। न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। साधारणतः इस देश की जलवायु शीतोष्ण आर्द्र है, अतः यहाँ वर्ष भर मृदु तापमान तथा नम मौसम रहता है। कैसा रहता है? मृदु तापमान रहता है तथा नम मौसम रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ जनवरी फरवरी सबसे गर्म महीने होते हैं। कौन से? दक्षिणी गोलार्ध में है तो जनवरी फरवरी यहाँ का सबसे गर्म महीना है, जबकि जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है। तस्मान सागर की ओर से चलने वाली पछुआ पवनों के द्वारा प्राय वर्षा होती है। कौन सी? तस्मान सागर से जो मानसूनी वर्षा पछुआ पवनें चलती हैं उनसे यहाँ बारिश होती है। अधिक तथा सबसे कम वर्षा दक्षिणी द्वीप में होती है। अधिक तथा सबसे कम यानी सबसे अधिक भी दक्षिणी द्वीप में और सबसे कम भी दक्षिणी द्वीप में वर्षा होती है। इसलिए दक्षिणी द्वीप प्रदेश के आर्द्रतम दक्षिणी आल्प्स तथा शुष्कतम मध्यवर्ती ओटागो क्षेत्र स्थित है। कौन सा? मध्यवर्ती ओटागो क्षेत्र स्थित है। तटीय भागों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है? तटीय भागों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शीतकालीन तापमान का औसत 60 सेंटीग्रेड तक रहता है। ऊंचे पर्वतीय भागों में कड़ी सर्दी पड़ती है। क्या रहती है? ऊंचे पर्वतीय भागों में कड़ी सर्दी पड़ती है। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। न्यूजीलैंड का 23% क्षेत्र वनाच्छादित है। यहाँ कठोर तथा